हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 टू 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जो कि हमारे विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 11 कार्य तथा ऊर्जा की। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि यह चैप्टर दो पार्ट में है। एक पोर्शन जो कार्य के डिस्कशन करता है और दूसरा पोर्शन जो है वो ऊर्जा की। चूंकि हमें ज्ञात है कि अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है तो उसी को हम कहते हैं भाई कार्य, और उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें खर्च करनी पड़ती है कुछ ना कुछ एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, मतलब ऐसा कि अगर किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाए तो उस समय हमारे द्वारा लगाया गया बल और जो विस्थापन हम करा पा रहे हैं उस वस्तु में, इन दोनों के गुणनफल को ही हम कहते हैं कार्य। और इस पूरी गतिविधि में खर्च हो रही है ऊर्जा। हमने विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में भी डिस्कशन किया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस सेशन में हमारे मैकेनिकल एनर्जी को, हमारे यांत्रिक ऊर्जा को, जिसके दो प्रमुख पद हैं। एक है हमारी गतिज ऊर्जा और दूसरी है हमारी स्थितिज ऊर्जा। मतलब सिंपल सा कि हमारा जो यांत्रिक ऊर्जा है वो दो ऊर्जाओं से मिलकर के बना है, एक स्थितिज और एक गतिज। वस्तु के स्थिति के कारण, उसकी पोजीशन के कारण जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को उस वस्तु के स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और उसी वस्तु के गति के कारण, मोशन के कारण जो उसके अंदर ऊर्जा निहित है, उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। आइए जरा इस सेशन को शुरू करते हैं और हम समझते हैं इन दोनों ऊर्जाओं को कि आखिर यह ऊर्जा किस तरीके से निरूपित होती है, क्या इसके यूटिलिटी है, किन किन केसेस में गतिज ऊर्जा चलेगा, किसमें स्थितिज ऊर्जा चलेगी, और हम समझेंगे कि इसकी इकाई क्या है, प्रयोग में कैसे लाई जाएगी, क्या इसकी कोई डेरिवेशन है, हम इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं क्या, किसी फॉर्मूले में ले आ सकते हैं क्या, ये सब कुछ, ये सारे सवालों के आंसर मिलने वाले सेशन में भाई। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं हम सेशन को, और हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारे गतिज ऊर्जा को। गतिज ऊर्जा जिसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी अगर हम थोड़ा सा और प्रीवियस मूव करें तो हमने जब डिस्कस करना शुरू किया था हमारे काइनेमेटिक्स को, हमने जब गति की डिस्कस करना शुरू किया था, मोशन चैप्टर को, गति को, वहीं पे हमने एक वर्ड पढ़ा था कि किनेमा एक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू मूव, चलना। उसी किनेमा वर्ड से बना है हमारा क्या भाई, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर स्टडीड अबाउट द मोशन ऑफ पार्टिकल्स या मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी के गति के बारे में हम जिस फिजिक्स के ब्रांच में पढ़ते हैं उसी को हम कहते हैं भाई हमारी काइनेमेटिक्स, गति की। उसी के अंतर्गत ये टॉपिक आता है हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक जैसे मैंने बता दिया, एक किनेमा इसका रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टू मूव। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा भाई, गतिज ऊर्जा का क्या मतलब होगा, तो इसका मतलब होगा किसी वस्तु के अंदर उसकी गति के कारण जो ऊर्जा निहित है उसी को कहते हैं हम गतिज ऊर्जा। ठीक है, अगर हम इसको डिस्कस करें तो हम यही कहते हैं भाई कि द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, किसी पिंड की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है ना। कोई भी वस्तु है, इसके अंदर अगर मैं उस वस्तु को चलाना शुरू कर दूं तो उसके अंदर एक ऊर्जा आती है, इसी ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इसको आप महसूस कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। कैसे भाई, तो एक सिंपल सी बात समझिए। अगर एक नॉर्मली, है ना, नॉर्मली कोई दोस्त साइकिल चला रहा है, ठीक है। अब साइकिल जब चला रहा है तब आप उसकी साइकिल को ऐसा पकड़ रहे होते हैं या फिर टच भी हो जाती है थोड़ी साइकिल, तो आपको थोड़ा ज्यादा चोट लगती है ना, ज्यादा बल का अनुभव होता है। किंतु वही साइकिल अगर खड़ी हो, उसको टच कीजिए, बड़ा ही नॉर्मली टच हो जाता है। अर्थात क्या है भाई, जब साइकिल चल रही थी तब अगर टच हुई तो आपको बहुत तेजी से चोट जैसा महसूस होता है, ज्यादा बल का अनुभव होता है।
इसका मतलब उसके पास अतिरिक्त ऊर्जा है। वो ऊर्जा कौन सी है भाई? गतिज ऊर्जा है। ठीक है, जब वो चलने लगती है तो उसके अंदर जो ऊर्जा निहित होती है उसी को हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। अब चूंकि ये ऊर्जा है और ऊर्जा की जो कैलकुलेशन होती है वो किसके अंतर्गत होती है भाई? तो हमारी ऊर्जा की कैलकुलेशन होती है वर्क के जरिए, कार्य के जरिए। किसी को भी आप काम कराइए, वो जितना काम करेगा उसी से मेजर होगी उसकी एनर्जी। तो यहां पर भी जो हमारी गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, इसको भी मेजर किससे कराएंगे? कार्य के जरिए। कैसे कराएंगे कार्य, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम दो छोटी बातें सीख लेते हैं, इसके बाद हम आएंगे इस पे। इसको काइनेटिक एनर्जी को जनरली न्यूमेरिकली कहीं पे प्रदर्शित करना होता है तो की, या फिर कई टर्म्स में आप ऐसा भी देखेंगे ई के। एनर्जी कौन सी? काइनेटिक। ठीक है, ये दोनों तरीके इसको निरूपित करने के। ठीक, इसकी इकाई भाई जूल। क्यों कह रहा हूं जूल? क्योंकि ये भी ऊर्जा जो है, ये ऊर्जा हमें ज्ञात है कि ये क्या है भाई? ये कार्य का ही माप है। ये भी कार्य का माप है। कार्य का माप का मतलब क्या होता है भाई? वर्क के जरिए इसको मेजर कर रहे हैं, तो इसकी इकाई भी क्या होगी? जूल। क्यों भैया? क्योंकि कार्य की इकाई भी होती है जूल। इसका मतलब ये होता है हमारा न्यूटन मीटर। ठीक है ना? एक जूल किसके बराबर? न्यूटन मीटर। मैं बार बार इसलिए ही लिख रहा हूं क्योंकि आपको हर बार जब जब जूल लिखे उसका अंदर के भी टर्म्स याद आते रहे और ये याद हो जाए सब कुछ। आपको अतिरिक्त कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस चलते जाइए, साथ साथ आप देखेंगे एट द फाइनल एंड आपके पास एक ह्यूज डेटा अवेलेबल हो जाएगा, सब कुछ समझ में भी आएगा, कंटेंट भी होगा लिखने के लिए भी, आपको एग्जाम में समझाने के लिए भी और खुद के समझने के लिए भी। तो चलिए ना आगे बढ़ते हैं। तो इस काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है K इक्वल्स टू हाफ mv²। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जरा इनके टर्म्स को समझ लेते हैं। तो Ke का मतलब है काइनेटिक एनर्जी से गतिज ऊर्जा बराबर हाफ ऑफ m, मतलब भाई तो द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? जो गतिशील है उसका द्रव्यमान, जो चल रहा है उसका द्रव्यमान। जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। बॉल किसी ने ऐसा फेंक के मारा, वो गति करती हुई बॉल आ रही है, अब हाथ में उसको कैच लेते हैं। तो एक बात समझिए ना, जो तेज गति से बॉल गति करती हुई आती है उसमें ज्यादा चोट लगता है, जो धीमी गति से चल करके आ रही है बॉल उसमें हल्का चोट लगता है या नहीं लगता है। मतलब क्या समझे भाई? बल जो आप लगा रहे उस बॉल को रोकने के लिए, उस गेंद को रोकने के लिए, अगर तेजी से आ रही है मतलब उसका गतिज ऊर्जा ज्यादा है, उसको रोकना है तो ज्यादा बल, ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। और उसके विपरीत जो धीमे धीमे चल के आ रही थी उसका गतिज ऊर्जा कम था, उसको रोकने के लिए आपको कम बल लगाना पड़ रहा। अर्थात किसका द्रव्यमान होगा भाई? उस बॉल का, उस गेंद का जो गति कर रहा है, उस पिंड का, इनटू वेग। इनटू क्या भाई? वेग। लेकिन वेग सिंपली नहीं, वेग का क्या? स्क्वायर। तो मतलब समझ में आता है गतिज ऊर्जा इज इक्वल्स टू द्रव्यमान इनटू वेग का स्क्वायर, और जो भी आए इसका आधा कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, वही गतिज ऊर्जा को निरूपित करेगा। ठीक है ना? जो बॉल हमने फेंका था, जिसके हम बात करें, उस बॉल का वेट, उसका द्रव्यमान, सॉरी वेट नहीं, उसका द्रव्यमान, ठीक है ना, और उसका वेग कि वो कितनी तेजी से आ रही है। आपको मैंने अभी बताया, आपने महसूस भी किया है कि तेज गेंद आती है तो भैया चोट लगती है। ठीक है ना? तो ये हो जाता है हमारा गतिज ऊर्जा। उदाहरण के लिए कोई भी सी चीज जो गति कर रही है, एग्जाम्पल उड़ता हुआ हवाई जहाज हो, बहता हुआ पानी हो, बहती हुई हवा हो, एक गतिशील गोली हो, एक गतिशील क्रिकेट बॉल हो, ये सब के सब गतिज ऊर्जा के कारण हो रहे हैं। पानी का जो बहाव है, बहाव पानी का जो होता है, उसके रास्ते में कोई चीज आप लेकर के आइए, उसके ऊपर वो बल आरोपित करती है। क्यों भाई? वो बल आरोपित करने की ऊर्जा कहां से आई उसके ऊपर? तो उसके बहाव के कारण आई। बहाव क्या है भाई? तो ये गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। क्या है गतिज ऊर्जा भाई? तो ये कहता है कि अगर कोई भी पिंड एक जगह से दूसरी जगह ऐसे चल रही है तो उसके पास गतिज ऊर्जा है। बहती हुई हवा, अब देखते हैं भाई बहती हुई हवा कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जनरली जैसे मान लीजिए अपन आंधी की बात करते हैं, एक आंधी आई, उस समय क्या होता है भाई? छप्पर उड़ने शुरू हो जाते हैं,
ठीक है ना, पेड़ का पेड़ गिर जाता है, ठीक, बहुत सारी चीजें ऐसी देखी। ये बल उसके पास आ कहां से रहा, इतनी ऊर्जा कहां से आ रही कि पेड़ उखाड़ दे? तो भाई उसके पास ऊर्जा आ रही है उसके बहाव के कारण। वो हवा तो कल भी थी, हवा मंद मंद चल रही थी तो बड़ा मजा आ रहा था भाई, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वहां ही ये हवा अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई, तीव्रता से चलने लगी, तेज चलने लगी, तो पेड़ उखड़ गए भैया। मतलब समझ में आ रहा है आपको? गतिज ऊर्जा। आगे गतिशील गोली, इसके बारे में तो कहना ही नहीं है कुछ, है ना। इतनी छोटी सी गोली होती है, जब वो गन से फायर हो रही होती है बुलेट, तो आगे की तरफ जाती हुई किसी भी सॉलिड को पेनिट्रेट करने की, उसको छेद करने की ताकत रखती है। क्यों? उस गति, अब तो द्रव्यमान तो बहुत कम था उसका, द्रव्यमान उस गोली का क्या होगा भाई, कम होगा, लेकिन वह द्रव्यमान से नहीं, द्रव्यमान कम किया तो उसका वेग बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। भारी चीज होती, मतलब अगर मान लीजिए जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता तो वो उतने वेग से गति नहीं करती, इसलिए बुलेट छोटी होती है। छोटी बुलेट रखते हैं, बहुत तेजी से जाती। क्यों जाती है भाई? क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है, द्रव्यमान कम है तो वेग ज्यादा हो जाएगा और वो पेनिट्रेट कर जाएगी। ऐसे ही गतिशील क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल का तो एग्जांपल हम अभी कॉपी करते आ रहे हैं कि भाई वो जब कैच कर रहा होता है कोई भी प्लेयर, तो क्या करता है, हाथों के द्वारा बल लगाता है उसको रोकने के लिए। और एक और चीज यहीं से याद आती है हमें, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हमने कोई चीज पढ़ी, क्या है, द्वितीय नियम, बेसिकली द्वितीय नियम के अनुसार तो हमने देखा कि क्या होता है भाई, बॉल जब उसके पास आती है तो वो अपने हाथ को पीछे खींचता है, तेज बॉल आती है तो और तेजी से खींचता है। इसका क्या मतलब होता है भाई, वो सिर्फ और सिर्फ कर रहा है रेट ऑफ चेंज, मतलब जिस दर से वो बॉल को रोक रहा था वो धीरे 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 रोक रहा है, समय बढ़ा दिया, तो उसको चोट कम लगती है। चलिए हमारे इस मुद्दे में हम वापस लौटते हैं। हम ये पाते हैं कि कोई भी वस्तु जब उसके अंदर गति आ जाती है, उसके कारण जो उसके अंदर ऊर्जा निहित होती है, इसी को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसमें हमारे पास एक ये फॉर्मूला आ गया था। अब चूंकि फॉर्मूला अगर आता है हमारे साइंस में, तो हम तो ठहरे साइंस के लोग, और हम भाई किसी की कही सुनी बातों में विश्वास नहीं रखते। हम क्या करते हैं, खुद चेक करते हैं, खुद वेरीफाई करते हैं कि क्या वास्तव में इतना होगा या फिर सिर्फ किसी ने कह दिया मान लें। बिल्कुल नहीं मानना भाई, करेंगे हम चेक कि क्या हाफ mv स्क्वायर ही होगा। तो इसके लिए एक छोटी सी कंडीशन है, उसको एनालिसिस करते हैं हम और हम आगे बढ़ते हैं। क्या कंडीशन है भाई? तो कंडीशन ये कहती है कि मान लीजिए, अब देखो कोई कंडीशन तो लेनी पड़ेगी ना, एक वस्तु को गति तो करानी पड़ेगी। तो कह रहे हैं मान लीजिए कि m द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग u से गतिशील है। मतलब ऐसा कह रहे हैं, देखिए यहां पर एक ये वस्तु हो गया, इसका जो वेग है, प्रारंभिक वेग बेसिकली, ये कितना हो गया भाई u, ठीक है ना, ये चल रहा। अब क्या हुआ कि इसके ऊपर एक नियत बल F लग रहा है, इसके ऊपर यहां पे एक बल कार्यरत है F, जिसके कारण ये चल रहा है भाई। इसके चलने के लिए बल तो लगाना पड़ेगा ना, तो एक बल F लग रहा है जिसके कारण ये चल रहा है। लेकिन जब इस बल को मैंने लगाया, ये असंतुलित बल है, संतुलित नहीं है, संतुलित होती तो वो चल रही है, चलती ही रहती। असंतुलित बल लगाया तो हुआ ये कि ये अपनी जगह से चल करके S विस्थापित जैसे ही हुआ, और हमने अब इसकी वेग को पता किया, तो इसका वेग जो हो चुका था वो बदल के v हो गया था। u इसका वेग था कब, शुरू में, मैंने इसके ऊपर बल लगाया, अब इसका वेग कितना हो गया, v। कैसे समझे भाई? एक आसान से काम है, अपना दोस्त भैया साइकिल चला रहा है, अपन उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है, फिर भाई दौड़ते दौड़ते क्या करना शुरू किया, पकड़ा साइकिल, और अब उसके ऊपर हम फोर्स लगाना शुरू कर दिया। तो क्या होगा, शुरू में मेरा दोस्त साइकिल चला रहा था, उसका वेग u था, मैंने बल लगाया तो उसकी साइकिल और तेज चलने लगी। भाई धक्काएंगे, तेज चलेगी, तेज चल रही है। तो थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि यार मैंने इतनी दूरी तय कर दी और अब मेरा वेग कितना हो गया, v हो गया। मतलब प्रारंभिक वेग मेरा u रहा, अंतिम वेग मेरा v रहा, s क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट। दो पोजीशन बना लेता हूं, मैं कह देता हूं ये पोजीशन a है एंड दैट पोजीशन इज b, इज इट। नाउ क्या कहते हैं भाई, विस्थापन की दिशा में लगता है F बल और वह d दूरी तय करके विस्थापित हो जाता है। चलिए भाई इसके अकॉर्डिंगली ही बना लेते हैं। हमने जो अब से पहले ये S देखा हुआ है उसको अब यहां रिप्लेस कर रहे हैं d से। एक छोटा सा कारण है मात्र मेरा d से रिप्लेस करने का, अदरवाइज ये d की रिप्लेसमेंट की कोई जरूरत नहीं होती, S से चलता। एक शॉर्टकट है जिससे आपको आसानी से याद हो जाए, इसलिए मैं d से चेंज करूं, और कुछ नहीं है। चलिए
डी का मतलब आप समझ गए होंगे। आपसे पहले हमने विस्थापन को एस से लिखा है, अभी इसी केस में डी लिख रहा हूं, चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका वेग क्या हो जाएगा भाई, ये बल लगने का कारण u से v हो जाता है, तब उस पर ये त्वरण उत्पन्न होता है। भाई वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन हुआ ना, शुरू में u था, बाद में v हो गया, तो ये जो परिवर्तन की जो दर होगी, यहां से यहां तक जाने में समय भी तो लगा होगा, तो इसी परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं भाई, त्वरण, एक्सीलरेशन। आप क्या करते, धक्का दे रहे थे, तेज हो रहा तो एक्सीलरेट ही तो कर रहे थे। सिमिलरली जैसे हम व्हीकल्स में, जैसे बाइक्स में बात करते हैं, हम क्या करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं। एक्सीलरेट करने से क्या होता है भाई, आप ऐसा हैंडल के पास में जो होता है, इसको ऐसा एक्सीलरेट करने से क्या होता है, पहले हमारी गाड़ी यू से चल रही थी, एक्सीलरेट कर दिया, वी से चलने लगी, और उसको उल्टा ऐसा घुमा दिया तो भी क्या होगा, तेज चल रही थी अब धीमे चलने लगेगी। मतलब वेग परिवर्तित तो हो गया। वो जो एक्सीलरेटर होता है वो किसके काम आता है भाई, वेग परिवर्तन के काम में आता है। कभी वो गाड़ी को धीमे कर सकता है, कभी वो गाड़ी को तेज कर सकता है, सिंपल। चलिए, तो यहां पे हमें समझ में आता है कि भाई u वेग से शुरू में चल रही थी, जो कुछ देर के बाद v वेग से चलने लगी, क्योंकि मैंने उसके ऊपर F फोर्स लगाया। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है कि इस अवस्था में किया गया कार्य कितना होगा। जो डायग्राम दिख रहा है, इस अवस्था में कितना कार्य किया जाएगा। तो भाई हमें पता है कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ये हमें ज्ञात है कि कार्य बराबर क्या होता है भाई, बल इंटू विस्थापन। हमें डिस्कस करते आ रहे हैं इस चैप्टर में, कोई वस्तु के ऊपर मैंने बल लगाया, वो विस्थापित होगी, तो मैंने कार्य किया। चलिए, तो अब मैं लिखता हूं इसको, W इज इक्वल्स टू बल, ठीक है ना। बल को मैं F से लिख लेता हूं, और विस्थापन को जैसा कि हमने यहां पे रिलेट किया है D से, तो मैं D लिख देता हूं। अब यहां पे मैं फिर से बात करता हूं, चूंकि मुझे पता है, क्या पता है मुझे भाई, मुझे पता है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये हमें ज्ञात है भाई कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो मतलब F इज इक्वल्स टू हमें पता है कि होता है ma। तो क्यों ना यहां पर रख लूं, तो मुझे यहां पे मिल गया W इक्वल्स टू, अगर यहां पे आप देखें तो यहां पे मुझे क्या मिल गया भाई, मुझे मिल गया W इक्वल्स टू, F की जगह पर रख दीजिए ma, और ये D पहले से ही वेट कर रहा है, तो ये हो गया D। अब आप पूरा क्या पा गए, तो आप देखिए, आप ये पाए हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। आपने क्या पाया, W इक्वल्स टू मैड, MAD, बस इसी के लिए यूज किया था। मैड मतलब क्या भाई, पागल, है ना। क्या कहते हैं, तो हम ये कहते हैं भाई कि ऐसा एक लाइन याद रखते हैं कि काम कौन करता है। अब जनरली क्या सुनते हैं अपने आसपास में, ये तो सुनते हैं कि भाई मैं पागल वागल हूं जो मैं काम करूं। इसका मतलब पागल आदमी काम करता है भाई, वो ये कहना चाह रहे हैं बंधु। मतलब क्या याद रखेंगे कि वर्क इक्वल्स टू मैड, पागल आदमी काम करता है। ये डेरिवेशन की जान है, इसी लाइन से शुरू हो जाएगी पूरी डेरिवेशन, कभी नहीं भूलेंगे जीवन भर। क्या, पागल आदमी काम करता है, वर्क इक्वल्स टू मैड, MAD। अब बारी फिर से थोड़ी सी और बात करता हूं मैं, ये ट्रिक शायद समझ में आई होगी आपको। हम आगे बात करते हैं, हम जरा समझते हैं अब कि जब इनको काम तो सौंप दिया हमने, अब काम सौंपने के बाद होगा क्या। तो हमें एक चीज समझ में आई, W इक्वल्स टू MAD में मुझे यहां पे जब किसी वस्तु को मैं चला रहा हूंगा तो मेरे पास होगा M द्रव्यमान है, मुझे ये AD की वैल्यू चाहिए, जो A और D है इसकी वैल्यू चाहिए, त्वरण और जो वहां पे विस्थापन दिख रहा है उसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू कहां से मिलेगी, ये AD को मुझे तब्दील करना है किसके ऊपर भाई, U और V में। किसमें, U और V, क्योंकि प्रारंभिक वेग गिवन था, फाइनल वेग गिवन था, मुझे एक्सीलरेशन दिया नहीं गया है, बस ये पता है कितने का त्वरण हो जाएगा, ये त्वरण निकालना तो पड़ेगा। तो चलिए इस त्वरण को निकालता हूं, कौन सी इक्वेशन से निकालूं, U V और इधर में S दिया हुआ और A दिया हुआ है, कौन सी इक्वेशन होगी। तो आपको मैं थोड़ा सा काम कराता हूं, थोड़ा सा काम बढ़ाता हूं मैं। V इक्वल्स टू U प्लस AT, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS। आप बताएं इसमें से कौन सी इक्वेशन यूज करूं। तो भाई टाइम का कोई चर्चा ही नहीं हुआ, टाइम का कोई चर्चा नहीं, तो ये दोनों इक्वेशन खत्म। इस इक्वेशन की बात करो तो V है, U है, A है और S है, सब है।
तो मैं बात कर लूंगा इस इक्वेशन नंबर 3 की। ये देखिए भाई, मैं इसलिए लिख देता हूं हर बार क्योंकि आपको एक बार तो याद भी हो जाए और दूसरा ये आपको पता तो चले क्यों। अगर मैं कह रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन ही लगेगा तो क्यों लगेगा फर्स्ट इक्वेशन ही, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो मैं लिखता हूं यहां पे गति के तृतीय समीकरण से, क्या है भाई गति का तृतीय समीकरण, तो हमने देखा v², ऐसा लिख लेता हूं मैं, 2as इज इक्वल्स टू v² माइनस u², v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। अब यहां पे क्या किया मैंने, इस s की जगह पे रखा है क्या, d, तो 2ad इक्वल्स टू v² माइनस u²। अब क्या करूं मैं, तो यहां से मुझे मिल जाएगा ad इज इक्वल्स टू v² माइनस u² अपॉन, ये 2 गुणा में था तो नीचे आके भाग में हो जाएगा, सिंपल है ना। अब मुझे यहां पे AD मिल गया, यहां पे मैंने क्या बोला था, इसी AD को खोजने जा रहा हूं मैं, मिल गया। चलिए यहां मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहले इक्वेशन में इस वैल्यू को ले चल के रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा W इज इक्वल्स टू, W इक्वल्स M तो ऐसा ही है, M वहीं का वहीं रह गया, अंदर आ गया, जो अंदर आया उसकी मैं बात कर लेता हूं, कौन आया, v² माइनस u² अपॉन 2। ये देखिएगा, ये जो AD था इसी AD की जगह पे इसको रखा, M में कोई चेंज नहीं, M जो था वैसे का वैसा ये रखा गया भाई। अब क्या कर दूं मैं, तो अब आप पाएंगे W इक्वल्स टू, अगर इसको मैं ओपन कर दूं, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, आप देखिए mv² अपॉन 2 माइनस mu² अपॉन 2। एक रिलेशनशिप यहां मुझे मिल गई, थर्ड इक्वेशन में कह देता हूं। अब थोड़ी सी और बात कर लेता हूं मैं, एक और पोर्शन बनाते हैं और यहां पे अगली बात को समझते हैं। क्या कह रहा हूं मैं अब, कि ये मेरे पास 3 इक्वेशन तो आ गई है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी जो तीसरी इक्वेशन ये जो आई है ना, इसको मैं फिर से सिंप्लीफाइड यहां पे लिखूं, तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं W इक्वल्स टू हाफ mv² माइनस हाफ mu²। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये अपॉन में जो 2 था उसको बाहर नहीं लिख सकता हूं क्या, वही तो बात है ना। ये अपॉन में 2 को हाफ mv² माइनस हाफ mu² लिख रहा हूं। इसका मतलब हो गया कि कार्य बराबर, आपको ज्ञात है कि ये v का मतलब क्या होता है भाई, ये है अंतिम वेग, ये क्या है मेरा अंतिम वेग, और यहां जो u लिखा था ये u क्या था भाई, तो u था हमारा प्रारंभिक वेग। तो मतलब यहां पे कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर ये mv² क्या होती है, तो हाफ mv² जो होता है, जो हमने देखा वो हमने देखा ये होती है हमारी गतिज ऊर्जा। क्या होती है भाई, ये होती है हमारी गतिज ऊर्जा, हाफ mv² गतिज ऊर्जा। कौन सी गतिज ऊर्जा, v² है तो इसको कहेंगे अंतिम गतिज ऊर्जा प्लस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। कौन कौन सी ऊर्जा है भाई, ये है हमारी अंतिम गतिज ऊर्जा, और यहां पे सॉरी यहां पे माइनस अंतिम गतिज ऊर्जा। मतलब क्या है, इसी को हम कहते हैं, इसी लाइन को कही जाती है कार्य ऊर्जा प्रमेय, इसी लाइन को कहता हूं मैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। मैं इसके डिस्कशन करूंगा, इसके पहले मैं 2 लाइनें और कवर करता हूं। चूंकि अगर कहीं पे ऐसी कंडीशन आ जाए, ठीक है ना, ऐसी कहीं पे कंडीशन आ जाए कि ये जो mu² जो लिखा था है ना, u बराबर 0 हो, मतलब प्रारंभिक वेग कैसा हो जाए, प्रारंभिक वेग 0 हो। कब होगा, जब वो विरामावस्था से शुरू होगी। जैसे साइकिल खड़ी है, अब मैंने उसको चलाना शुरू कर दिया, बल लगाया वो चलना शुरू कर दी, ये शुरू में क्या थी भाई, रुकी हुई थी, विराम अवस्था में थी, नहीं चल रही थी, तो उसी को हमने यहां पे क्या लिया, 0। अब अगर ऐसी कंडीशन कहीं पे आ जाए तो इसका तात्पर्य होता है कि आप इसी रिलेशन को क्या लिखेंगे, W इक्वल्स टू हाफ mv² माइनस, यहां रख दीजिए हाफ mu का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया भाई, तो ये रिलेशनशिप आप देखिए फाइनली क्या मिल गया, W इज इक्वल्स टू हाफ mv²।
क्या मिला? W इक्वल्स टू हाफ mv²। ये मिल गई हमारी गतिज ऊर्जा। आप कहेंगे नहीं ये तो W लिखा हुआ है, तो देखिए यहां पर कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में है। कार्य किसके रूप में है भाई? गतिज ऊर्जा के रूप में है। अब अगर ये गतिज ऊर्जा के रूप में है तो मैं लिख सकता हूं क्या कि W इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी KE, जिसके बराबर में मैं क्या लिख सकता हूं? बराबर हाफ mv²। यही तो है तो मेरा फाइनल रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि हमने कहा ना कि ऊर्जा जो है वो कार्य का ही माप है। ऊर्जा कार्य का ही माप है। कौन से कार्य का भाई? तो यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो यहां पे कार्य का माप है, इसीलिए उस W को बदल करके क्या लिख दिया? हाफ mv²। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर के हमें यहां पे समझ में आया इस डेरिवेशन में कि क्या क्या चीजें हुई भाई। तो हमने सबसे पहले देखा कि भैया पागल आदमी ने काम किया, मतलब वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जहां पे बल इक्वल्स टू क्या होता है भाई? मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। रख दिया वर्क इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्या करे भाई? तो उस एडी को ढूंढा कहां? थर्ड इक्वेशन से। थर्ड इक्वेशन ने क्या कहा भाई कि 2as इक्वल्स टू v² माइनस u²। बस मेरा s की जगह d चला तो ad बराबर v² माइनस u² अपॉन 2। फिर मैंने क्या किया? इस ad की जगह पे, ध्यान से देखिए, इस ad की जगह पे उठा करके इसको रख दिया, इसीलिए कलर भी चेंज किया कि m वहीं का वहीं है, ये रेड वाला सिर्फ ad की जगह पे आया है। आप ओपन कर दीजिए mv² अपॉन 2 माइनस mu² अपॉन 2। मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लिख लिया, हाफ mv² माइनस हाफ mu² बराबर हो गया कार्य। इसका मतलब किया गया कार्य होगा क्या? तो उस साइकिल पे जब मैंने धक्का देना शुरू किया था, मैंने कितना उस साइकिल में योगदान दिया, उस साइकिल को चलाने में मैंने कितना योगदान दिया? तो मेरे द्वारा दिया गया योगदान ऐसा कहलाता है कि उस साइकिल की जो अंतिम गतिज ऊर्जा थी उसमें से माइनस कर दीजिए उस साइकिल के पास जो पहले गतिज ऊर्जा थी। मेरा दोस्त जब वो साइकिल चला रहा था तब उसकी जो गतिज ऊर्जा थी वो प्रारंभिक थी। मैं जब धक्का देना शुरू कर दिया तो उसकी ऊर्जा बढ़ गई। उस बढ़ी हुई ऊर्जा में से मेरा दोस्त जब पहले साइकिल चला रहा था उसकी ऊर्जा को माइनस कर दूंगा तो मेरे द्वारा खर्च की गई ऊर्जा मिल जाएगी। सिंपल ना, मैंने कितना खर्च की ऊर्जा, जितनी उस साइकिल में तेजी आ गई, जितनी उस साइकिल में गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो गई, वो बढ़ाने का काम किसने किया? मैंने। तो मेरे द्वारा किया गया कार्य निकल गया, या फिर यूं कहूं मेरे द्वारा खर्च की गई ऊर्जा निकल गई। तो इसी चीज को कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। ये कार्य और ऊर्जा के बीच में संबंध है कि मेरे द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु में बढ़ी हुई गतिज ऊर्जा की माप है। क्या है? मेरे द्वारा किया गया कार्य उस पिंड में बढ़ी हुई गतिज ऊर्जा का माप है। बढ़ी हुई ऊर्जा कैसे निकलेगी? तो जो ऊर्जा है और जो ऊर्जा प्रारंभ में थी, जो है उसमें से जो प्रारंभ में थी को माइनस कर दीजिए, निकल जाएगा। ये आ गया। अब मैंने कंडीशन लेट की कि मान लिया कि ये मेरा वस्तु शुरू में चल ही नहीं रहा था, रुका हुआ था, तो विरामावस्था में था, मतलब u इक्वल्स टू 0। u इक्वल्स टू 0 हो गया, अर्थात ये वाली वैल्यू पूरी 0 हो गई। बचा क्या? सिर्फ हाफ mv²। अब ये किया गया कार्य ही भाई ऊर्जा का माप है, तो किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा, मतलब W इक्वल्स टू K इक्वल्स टू हाफ mv²। जो हमारी कंडीशन पहले गिवन थी वो कंडीशन हमारे पास आ गई भाई। चलिए, आई होप आपको ये पूरा समझ में आई है डेरिवेशन। इंपॉर्टेंट भी है डेरिवेशन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पे। तो देखिए भाई, यहां तक हमने अपने गतिज ऊर्जा को देखा। अब हमारा इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारी स्थितिज ऊर्जा। ये वस्तु के गति के कारण था, उसके चलने के कारण था। अब हम देखना चाहते हैं उस वस्तु के स्थिति के कारण क्या होता है, उसके पोजीशन के कारण क्या होता है। तो आप एक सिंपल सी बात है ना, यहां पे एक डायग्राम दिख रहा है आपको, आप ऐसा देखिए, ये यहां पर एक हाइट पर है। अब यहां के बाद क्या करे भाई, यहां के बाद ये बिना पैडलिंग किए सिर्फ और सिर्फ क्या किया भाई, साइकिल चलना शुरू हो गई। तो ये क्या हो रहा है, ये चलते चला गया, लेकिन जब ये खुद चढ़ा करके यहां तक ले आया था तो भैया बेहतरीन हाँफ रहा। क्यों हाँफ रहा है? क्योंकि जब ये नीचे से चढ़ करके ऊपर आया था तो इसको काम करना पड़ा था,
इसने वर्क किया था, वर्क करके यहां तक आया था, लेकिन जैसे ही वो हाइट चढ़ा उसके अंदर क्या हो गई, वो जितना उसने कार्य किया, किसके ऊपर भाई, वो साइकिल के पोजीशन के ऊपर, ये अपने पोजीशन के ऊपर, ये नीचे से ऊपर की तरफ जब गया तो उसने गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट काम किया, वो ही उसके अंदर स्टोर हो गई, और उसी स्टोर्ड एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है स्टोर्ड एनर्जी, स्थित ऊर्जा उसके अंदर, ठीक है ना। अब वो चाहे गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट काम करे, एक हाइट पर जाकर के ले, या फिर आप सभी ने ये किया होगा, एक स्प्रिंग को ऐसा खींचिए, आपने बल लगाया, स्प्रिंग खींचा, तो आपके द्वारा की गई कार्य, आपने क्या किया, बल लगाया और विस्थापन किया, भाई स्प्रिंग खींचा तो बल इंटू विस्थापन कार्य है। आपने जैसे इसको खींचा, आपने बल लगाया, विस्थापित हुई, तो आपके द्वारा किया गया कार्य अर्थात आपके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा उस स्प्रिंग में चली गई। आप छोड़िए वो स्प्रिंग अपनी जगह पे, वो स्प्रिंग वापस अपनी गतिज ऊर्जा में आ रही है, या फिर अपने वापस अपनी जगह पे आ रही है। उसके पीछे कारण कौन है, तो वो कारण है कि भैया उसके अंदर आपने एक एनर्जी स्टोर कर दी, उसी को कहते हैं हम स्थितिज ऊर्जा, उसी को कहते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। क्या भाई, किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो उसकी स्थिति अथवा विरूपण के कारण होती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। उसकी स्थिति के कारण हो या उसका विरूपण, विरूपण मतलब भाई रूप बिगड़ गया, विरूपण रूप बिगड़ गया, क्या स्प्रिंग खींच दिया भाई, रूप बिगड़ गया ना आपके उस खिंचाव के कारण। सिर्फ स्प्रिंग नहीं, इलास्टिक, रबर बैंड, उसमें भी भाई आप खींचते हैं, आप उसके अगेंस्ट काम करते हैं, आप छोड़ते हैं, अपनी जगह पे आता है। मतलब इन सभी के पास क्या है भाई, जब आप खींच रहे हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हैं, आप स्थितिज ऊर्जा दे रहे हैं। तो मतलब स्थितिज ऊर्जा क्लियर हो गया हमारे को कि या तो उसकी स्थिति या उसका विरूपण। स्थिति मतलब जैसे ही है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो हम एक और काम कर सकते हैं। हमने कहा भाई एक ये ग्राउंड से एक हाइट पे ये ले जाकर के एक बॉल रख दिया, ये एक गेंद है, इस गेंद का द्रव्यमान जो है भाई, मैं कह रहा हूं m द्रव्यमान का ये एक गेंद है, इसको एक ऊंचाई तक मैं ले जाके रखा हूं। जब मैं इसको एक h ऊंचाई तक ले जाकर के रखे हुए हूं, तो इसको यहां तक ले आने में मैंने इस पिंड के ऊपर कुछ कार्य किया होगा। कौन सा कार्य, तो इस पिंड के ऊपर हमें पता है नीचे की तरफ सदैव एक फोर्स लग रही है mg, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, इसका भार इसको खींच रही है हमेशा नीचे। अब भाई इसका भार नीचे की तरफ खींच रही है, तो हमने क्या किया, हमने कहा नहीं भाई तुमको तो हम उसके अगेंस्ट काम करेंगे, हम इसको उठा करके ऊपर ले, कितना, h हाइट तक, ठीक है ना। अब इसको क्या करूं मैं, यहां ले आने के बाद मैं छोड़ देता हूं, छोड़ूंगा तो आपको पता है तेजी से नीचे गिरेगा। गिरने के लिए कहां से ऊर्जा आ गई, तो वही तो ऊर्जा है जो मैंने इसको ऊपर ले आते समय इसके अंदर स्टोर की थी भाई, ठीक है ना। चलिए हम थोड़ी सी बात करते हैं, फिर इस पे वापस लौटते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इंग्लिश में इसको कहते हैं, इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पीई से, पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इसको भी जैसे काइनेटिक एनर्जी में कर रहे थे उसी तरीके से ईपी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, ईपी का मतलब क्या हो गया भाई, एनर्जी कौन से, पोटेंशियल, ठीक है, स्थिति। अब चूंकि ऊर्जा तो भैया होती ही कार्य का माप है, किसी की भी ऊर्जा पता करनी है तो कार्य क्यों करा के करते हैं भाई, कार्य कराइए, कार्य कराएंगे, वही उसकी ऊर्जा का माप है। जो ज्यादा कार्य करेगा ज्यादा ऊर्जावान, कम काम करेगा कम ऊर्जावान, ठीक है। तो मतलब इसकी भी इकाई क्या हो जाएगी, जूल। क्यों जूल, क्योंकि कार्य की इकाई होती है जूल। कार्य की इकाई क्या होती है भाई, जूल। जूल को क्या समझते हैं हम, न्यूटन मीटर। कारण कार्य बराबर होता है हमारा बल इंटू विस्थापन। तो जब ये होता है बल इंटू विस्थापन, तो हमें समझ में आता है कि बल को तो न्यूटन से, किंतु विस्थापन को हम मीटर से मेजर करते हैं भाई, तो यही है जूल, ठीक। अब हम फिर वापस लौटते हैं कि ये कार्य कैसे होगा, ठीक है। क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला हो सकती है, तो देखिए हमने क्या माना था भाई कि एक m द्रव्यमान का पिंड था जिसको मैंने ऊपर उठा करके ले आया, मतलब मैंने इसके ऊपर क्या किया, कार्य किया, ठीक है ना। तो देखिए यदि m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी के ऊपर h ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो पृथ्वी का गुरुत्व बल कौन सा, mg, यही तो है जिसके कारण इसके अंदर भार है।
यही बल है भाई, ये फोर्स है, गुरुत्वीय फोर्स। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, किससे? भार से। आपने क्या किया, इसके ऊपर जब उठा करके लाए तो नीचे की दिशा में ये फोर्स कार्यरत है। हमेशा ही जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो केंद्र की तरफ लगता है भाई, वो उसके सेंटर की तरफ लगता है, पृथ्वी के सेंटर की तरफ, नीचे की तरफ लगता है, नीचे की दिशा में कार्य करता है। तब वस्तु को उठाने के लिए गुरुत्व बल के विपरीत कार्य करना पड़ेगा। इसको रख देंगे तो ये तो यहां पड़ी रहेगी, लेकिन इसको उठा करके ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको काम करना पड़ेगा, आपको ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। भाई जब मैं ऊर्जा खर्च करूंगा, जब मैं इसको उठा के ले जाऊंगा, तो मैं तो कार्य की गणना कर सकता हूं ना। तो कार्य बराबर क्या होता है भाई? बल इंटू विस्थापन। क्या होता है कार्य बराबर? बल इंटू विस्थापन। किंतु यहां पे जो बल का मान है वो बल किसके बराबर है भाई? mg के बराबर। इस पे जो बल लग रहा हो किसके बराबर? mg। तो ये हो गया mg इंटू कितना विस्थापित हुआ है, तो ये h विस्थापित हुआ है। ये h विस्थापन कहां दिख रहा है? ये देखिए, ये धरातल से h ऊंचाई पर ऊपर है, तो मतलब इसमें विस्थापन कितना हो गया? h। तो मतलब ये क्या हो गया? कार्य बराबर mgh। चूंकि यहां पे किया गया कार्य, यहां पे क्या हो गया भाई? किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में है। अब अगर ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में है, अर्थात मैं यहां पे लिख सकता हूं W इक्वल्स टू पीई। W इक्वल्स टू क्या? पीई, पोटेंशियल एनर्जी। कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? तो इस पिंड के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई वो आ गई mgh। इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या है? mgh। अब इसमें एक बात समझ में आती है कि अगर द्रव्यमान ज्यादा हुआ तो इसके पास ज्यादा स्थितिज ऊर्जा होगी इसी हाइट पे, और अगर हाइट ज्यादा हुआ तो भी इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी। हाइट कम होगा, स्थितिज ऊर्जा कम होगी। एक और चीज हम सीखते हैं कि अगर मैं किसी फ्लोर पे चलूं, कैसे? देखिए, मैं बात कुछ इस प्रकार से करना चाहता हूं कि अगर हमारे पास में एक फ्लोर है, ठीक है, ये एक सतह है, इस सतह पर, या फिर ये ऐसा मान लेते हो मेरा ग्राउंड फ्लोर है घर का, इसके ऊपर एक और फ्लोर मानते हैं भाई, एक और फ्लोर बनाते हैं। ये हो गई एक दूसरी फ्लोर मेरी, ये हो गई मेरी फर्स्ट फ्लोर। अब अगर मैं यहीं पे बात करना चाहूं ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे, ये मेरा जो है ये ग्राउंड फ्लोर है, और ऊपर की तरफ दिख रहा है कि ये मेरा हो गया भाई फर्स्ट फ्लोर। क्या होगा दोनों में, क्या सीखना चाह रहे हैं वो हम समझेंगे। अब ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच में कुछ हाइट का डिफरेंस तो होगा ही होगा, तभी एक ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर है। तो ये हो गई भाई इन दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस। ये मान लेता हूं यहां से इसके सेंटर से सेंटर तक ऐसे है फ्लोर्स, ये एक नीचे और एक ऊपर। इन दोनों फ्लोर्स के बीच में h हाइट का डिफरेंस है। अब एक बात समझेंगे, अगर मैंने ये पहले वाले पर, ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले वाले सतह पे ग्राउंड फ्लोर पे एक कोई वस्तु रख देता हूं, ठीक है, एक मैं यहां पे रख देता हूं वस्तु। ये एक बॉल रख दिया मैंने, कहां रखी है? ग्राउंड फ्लोर पे। अब इस बॉल को मैं उठा करके अगर फर्स्ट फ्लोर पे लेकर के आ गया, तो ग्राउंड फ्लोर से जब फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाऊंगा तो यहां से यहां तक जाने में कार्य किया, h विस्थापन हुआ। यहां पर जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है वो है mgh, और यहां पर जो स्थितिज ऊर्जा है, मतलब जो mgh की जो वैल्यू है वो कितनी है? 0। यहां पर है, यहां पर 0 है। और एक बात, इस पूरे फ्लोर में कहीं पर भी जाऊं, मतलब इस बॉल को यहां ना रखते हुए मैं इधर रख देता हूं, इस बॉल को यहां रख देता हूं मैं, सेम बॉल को मैं यहां भी रख सकता हूं, सेम बॉल को मैं यहां भी रख सकता हूं, इसी को यहां पर भी रख, मैं कहीं पर भी रख दूं इस बॉल को जहां मर्जी पड़ा है आप रखिए,
लेकिन आप पाएंगे कि ये पूरे फ्लोर पे इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो ये भी mgh है, ये भी mgh है, ये भी mgh है। मतलब इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ भाई? एक ऐसी सतह जहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसी है भाई? सेम। मतलब क्या हो गया? समान स्थितिज ऊर्जा सतह। अच्छा, इस सतह पे हर जगह mgh है, लेकिन अगर मैंने एक मैंने एक सतह बदल दी, मैं इसके ऊपर पहुंच गया, मैं एक और सतह बनाता हूं, एक सतह और हम बनाते हैं, ये रखते हैं, एक सतह और है। इस सतह में जब मैं पहुंच गया, तो इस सतह में जैसे ही पहुंचूंगा इस बॉल को लेकर के, यहां पे आप पाएंगे, यहां पे जब मैं बॉल लेकर के आया तो यहां पर इसका mgh की जो मान थी, जो यहां पे हम क्या लिख रहे थे? mgh सिंपली, यहां पे लिख रहे थे mgh सिंपली, लेकिन यहां पे अब क्या हो जाएगा? mgh डैश कह लेता हूं। क्यों भैया mgh डैश? क्योंकि यहां आने के बाद आपने क्या कर दी? ये आपने फिर से हाइट, यहां पे फिर से आपने हाइट क्या कर दी? बदल दी। मतलब एक चीज समझ में आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी तब बदलेगी जब जब हाइट का डिफरेंस होगा। हाइट का डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी सेम है। मतलब ऐसा कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दूं मैं इसको और, तो मैं छत पे टहल रहा हूं, तो उस पूरे छत पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी सेम है, क्योंकि छत की ऊंचाई जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो सेम है, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी पूरे छत पे सेम है। लेकिन अगर एक सीढ़ी भी ऊपर बढ़ गया, मैं क्या किया भाई? अगर मैं छत पे ऐसा एक सीढ़ी भी, जैसे यहां पे पूरे में सेम पोटेंशियल एनर्जी, जैसे यहां की बात करूंगा पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई, और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गया, पोटेंशियल एनर्जी फिर से चेंज हो जाएगी। लेकिन इस पूरे सतह पे, ये पूरे सतह पे जितने पोटेंशियल एनर्जी सेम है, यहां जब गए बदल गई, लेकिन इस सतह में सेम है। यहां गए बदल गई, लेकिन इस सतह में सेम है। मतलब क्या? यहां पर मान लेता हूं Pe1 है, ये पूरे सतह में Pe2 हो जाएगा, यहां पर वैसी पोटेंशियल एनर्जी 3 हो जाएगा। ये Pe1 Pe2 Pe3 सेम है, लेकिन इस पूरे जगह पे ये जो है Pe1 Pe2 Pe3 अलग है, लेकिन इस पूरे सतह पर सेम है। Pe2 इस पूरी जगह पे मिलेगा, Pe3 इस पूरे जगह पे मिलेगा। ठीक है, आई थिंक आपको हाइट के रेस्पेक्ट में ये समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे वैरी करती है। ठीक है ना, किस प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके लिए हम इतना सब कुछ सीख रहे हैं वो ये है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस में, है ना, एक समान स्थितिज ऊर्जा वाले सतह में कार्य की वैल्यू 0 होती है। यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। क्या है ये लाइन? ये कहती है कि एक समान, ठीक है, एक समान स्थितिज ऊर्जा सतह में, स्थितिज ऊर्जा सतह में कार्य का मान 0 होता है। अर्थात आपको मैं एक चीज सिखाऊं कि यहां पे आप खड़े हो जाइए एक बाल्टी में पानी लेकर के, ठीक है, और इसी फ्लोर पे उठा करके बाल्टी का पानी यहां ला दीजिए, तो यहां जितनी उस बाल्टी के पानी की स्थितिज ऊर्जा होगी उतनी यहां पे भी होगी। मतलब यहां से यहां तक ले आने में स्थितिज ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं किया, मतलब आपने कोई कार्य नहीं किया। लेकिन आप कहेंगे नहीं, मैं तो इसको यहां से यहां तक लेकर के चला था, मैंने तो काम किया। तो भाई हां, आपने क्षैतिज कार्य किया। यहां पे आपने जो कार्य किया वो कैसा कार्य किया भाई? क्षैतिज कार्य किया। लेकिन आपने कोई ऊर्ध्वाधर कार्य किया क्या? हाइट में कार्य किया क्या? नहीं। और हाइट में नहीं कार्य किया तो ये तो कार्य होता है क्या? mgh। आप कह रहे हैं कि h की वैल्यू कितनी कर दीजिए? 0। क्यों? क्योंकि हाइट में परिवर्तन नहीं किया, तो ये कार्य का मान कितना हो जाएगा? 0। सिंपल, बस इतनी सी बात थी इसमें।
मतलब हाइट बदलेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी, हाइट नहीं बदल रहा, आप उसी फ्लोर पे चल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी हर जगह पे सेम है। चलिए भाई, तो अब जरा हम बात कर लेते हैं कि इस पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने वाले, प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, आई होप आपने रख लिया होगा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट रख लीजिए एंड देन अपन आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आपने रख लिया स्क्रीनशॉट, मैं इसको हटाता हूं, हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से उदाहरण है, और इसके बाद इसकी चर्चा करेंगे कौन कौन सी चीजें इसको प्रभावित करती। तो उदाहरण के तौर पे देखिए, बांध में जमा किया गया जो पानी होता है, आपने क्या किया, देखिए पानी का स्तर ये था, हमने यहां क्या बना दिया, बांध। ये बांध बनाने की वजह से इसमें पानी का लेवल क्या होने लगा, बढ़ने लग गया, हाइट तक पानी आ गई। भाई ऊंचाई बढ़ी, मैंने क्या डिस्कस किया, आपने ये ऊंचाई बढ़ा दी, ये आपने हाइट बढ़ाई और इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई, बढ़ गई। अब जब इसको नीचे से पानी पास कराएंगे तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने स्थितिज ऊर्जा थी वो सब गतिज ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाएगी। उस बॉल को, जिसको मैंने एक हाइट तक यहां पर रखा हुआ था, इस बॉल को मैं छोड़ता हूं तो नीचे गिरने लगती है, मतलब वो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलने लग गई। ठीक है, तो मतलब एक चीज हो गया कि यहां पृथ्वी से ऊंची स्थिति के कारण टरबाइन को घुमा सकते हैं, जिससे विद्युत उत्पन्न करते हैं। यह स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है, स्थितिज ऊर्जा का एक उपयोग है कह सकते हैं। खिलौना कार की कसी हुई स्प्रिंग, वो खिलौना कार जो आती है उसको ऐसा करके स्प्रिंग को टाइट कर देते हैं और फिर छोड़ देते, तो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर तक चलती है। उसमें क्या होता है भाई, उसमें ऐसा अरेंजमेंट होता है, देखिए, और यहां पर एक चाबी बना देते हैं, ऐसा एक बाहर निकाल देते हैं, ऐसा चाबी बना देते हैं। अब आप इसको क्या करेंगे, ऐसा टाइट कीजिए। अब जब इसको आप घुमाएंगे तो ये सब लपेटे में आने लगेंगे और ऐसे लपेट जाएंगे। ये देखिए, ये उसकी अगली फेस है। जब आपने लपेट दी तो इतने कम में आ गए, लेकिन ये क्या होंगे, ये अब खुलना शुरू होंगे। ये अपनी जो इसके अंदर आपने स्थितिज ऊर्जा स्टोर करी, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई, वो वापस खुलनी शुरू होगी। खुलनी शुरू होगी तो क्या होगा भाई, इसका ये टर्न ऐसा घूमता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब जब खिलौना कार का कसा हुआ स्प्रिंग खुलता है तो इसमें संचित स्थितिज ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जिससे खिलौना कार चलता है। ठीक है भाई, इसकी वजह से खिलौना कार जो है वो चल रहा है। अब जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि भाई ये किन किन चीजों पर निर्भर करता है स्थितिज ऊर्जा, कौन कौन सी चीजें जो प्रभावित करती है हमारी स्थितिज ऊर्जा को, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इसको प्रभावित करने वाला कारक, वो है द्रव्यमान। अब एक बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम जैसे ही चर्चा करते हैं, जैसे ही हम चर्चा करते हैं फॉर्मूले की, तो हमने देखा कि पीई जो होता है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के, यही पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भाई, एच के। ठीक है ना, अब इन दोनों को आप अगर सम्मिलित करते हैं, इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को, तो आप पाते हैं कि पीई प्रोपोर्शनल टू एम एच। अब चूंकि प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा भाई, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाइए और कांस्टेंट लेकर के आइए, तो आपका पता चलता है कि बन गया पीई इक्वल्स टू एम जी एच, जहां पर जी क्या है, ये है गुरुत्वीय त्वरण। ये क्या है भाई, गुरुत्वीय त्वरण, और इसका मान तो नियत ही होता है ना, ये फिक्स है। ये हमारी पृथ्वी के लिए इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू फिक्स है भाई, ये बदलती नहीं हमारी पूरी पृथ्वी पर। कितनी, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब हम इनकी बात करना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ये द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द्रव्यमान बढ़ेगा, आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। द्रव्यमान बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। द्रव्यमान कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। हाइट की तो हम विस्तृत चर्चा करके आ ही रहे हैं कि हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो मतलब द्रव्यमान P इक्वल्स टू एम, वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो यही मतलब होता है कि यहां की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये भी बढ़ जाएगी, ये अगर कम हो रही है तो ये भी कम हो जाएगी। दूसरा, वस्तु का द्रव्यमान कम होगा तो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं, पृथ्वी तल से ऊंचाई। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच,
ये सेकेंड लाइन। ये क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि हाइट पर निर्भर करती है, लेकिन ये हाइट कौन से? विस्थापन वाली। मतलब आप ऐसा सीढ़ियां चढ़ के ऐसा गोल गोल घूम करके ऊपर जा रहे, इससे कोई लेना देना नहीं है। हाइट कितना तय हुआ इस बात से लेना देना है। आप कितनी भी सीढ़ियां ऐसे गोल 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 घूमिए, पता चले कि आप है ना 15 बार ऐसे गोल गोल घूमे और कुल मिलाकर के आप उठे 10 फीट, तो आपकी पोटेंशियल जो है वो कितनी है भाई? जो हाइट जो निर्भर करेगी, जो जिसके ऊपर पोटेंशियल निर्भर करेगा, वो 10 फीट पे। भले आप 1-1 फीट की 10 सीढ़ियां ऐसे चढ़ते तो भी उतना ही पोटेंशियल एनर्जी होता जितना आप ऐसे 15 राउंड घूम करके गए थे। क्योंकि निर्भरता किससे? पृथ्वी तल से आपकी ऊंचाई, आप पृथ्वी तल से कितने ऊपर आ रहे, इस पे निर्भर करता है भाई, आपके घुमाव पे नहीं। मतलब यह रास्ते पर निर्भर नहीं करता जिस पर वस्तु गति कर रही है, यह सिर्फ और सिर्फ उसका विस्थापन कैलकुलेट करता है। मतलब वस्तु की पृथ्वी तल से ऊंचाई ज्यादा होगी तो स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगा, वस्तु की पृथ्वी तल से ऊंचाई कम होगी तो स्थितिज ऊर्जा भी कम होगा। आप चाहें तो ये डेरिवेशन का भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम अगले फैक्टर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा कि मास, द्रव्यमान और ऊंचाई ये दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, ये दोनों बढ़ रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। नेक्स्ट, आकार में परिवर्तन। ये तो स्थितिज ऊर्जा किसके कारण की बात करें? P इक्वल्स टू mgh। भाई ये स्थितिज ऊर्जा हमने बात करी गुरुत्वाकर्षण के अधीन या गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट कह लूं, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध। लेकिन अगर कहते हैं हम आकार में परिवर्तन की बात, तो भाई जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, हमने इसको यहां से एक फोर्स लगाया इधर की तरफ और यहां से एक फोर्स लगाया इधर की तरफ और इसको खींच करके तान करके ऐसा कर दिया। अब भाई क्या किया आपने? आपने इस स्प्रिंग को ऐसा एक्सटेंड तो कर दिया, लेकिन ये स्प्रिंग क्या कोशिश करेगी? तो ये स्प्रिंग अब कोशिश करेगी यहां से इधर जाने की और ये यहां से इधर की तरफ आने की। जब ये दोनों आएंगे तो इसकी स्थिति ये हो जाएगी। तो इसके अंदर जो विस्थापन हुआ है वो विस्थापन अपने को इसी स्प्रिंग पर प्लॉट करके बनाना पड़ेगा। मैं बनाता हूं। ये मान लिया कि मैंने एक फिक्स पॉइंट से बांध दिया, इधर वाले फोर्स को मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा दे रहा हूं, एक फिक्स पॉइंट से मैंने बांध दिया, तो ये स्प्रिंग का ये पॉइंटर तो सेम रह जाएगा, लेकिन अभी ये देखिए बढ़ गया। अर्थात अगर मैं रेड वाले को यहां से यहां तक मार्क करूं तो ये पूरी डिस्टेंस है, जिसमें से मैं पर्पल वाले को मार्क करता हूं, ये मेरी स्प्रिंग तो यहां तक थी, मतलब ये स्प्रिंग की लंबाई हो गई और ये हो गया इतना सही है जो बढ़ा हुआ है, ये है विस्थापन। ये जो यहां से यहां तक है ये एल है, मतलब एल क्या है भाई? एल है मेरी स्प्रिंग की लंबाई, और यहां पर जो एस है, ये एस क्या हो गया? स्प्रिंग का विस्थापन। स्प्रिंग का ये हो गया विस्थापन। भाई बढ़ी कितनी है? सिर्फ बढ़ी है हमारी स्प्रिंग, वो बढ़ी है यही एस, तो यही एस वापस से रिकवर भी करेगी। इस तरीके से यहां पर फिर से कार्य की गणना कर ली जाती है, बल इंटू विस्थापन लगा करके। ठीक है, मतलब यह समझ में आता है कि जितना ज्यादा खिंचाव या ऐंठन या झुकाव होगा उतनी ही स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी। जितना ज्यादा खींचूंगा, ये विस्थापन जितना ज्यादा कराऊंगा ना, उतनी ज्यादा इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा देखने को मिलेगी भाई। और जितना कम, भाई ऐसे धीरे से स्प्रिंग छोड़ दिया तो कुछ नहीं, बहुत कम डिफरेंस आ रहा है, बहुत कम उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा निर्मित हो रही है। ठीक है, मतलब हमें यहां तक में समझ में आया है कि हम किस तरीके से गतिज ऊर्जा को देखते हैं और किस प्रकार से स्थितिज ऊर्जा को। इन शॉर्ट में बात करूं तो हमने दो चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया। क्या क्या था भाई? तो एक हमारा आया गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², और दूसरा हमने स्थितिज ऊर्जा देखा जिसकी वैल्यू आई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। ठीक है ना? ये क्या है? हाफ mv² और वो mgh। यही हमने इतनी सी चीज डिस्कस करी, इसको फॉर्मुलेट किया, डिराइव किया, इनफैक्ट हम इसको लेकर के आए। और दोनों की यूनिट की जब हम बात करते हैं तो दोनों की जो इकाई है वो सेम है भाई, कितनी? जूल। दोनों की जो इकाई होती है वो कितनी होती है? जूल, क्योंकि ये दोनों ही कार्य का माप था। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरे सेशन में
हमने जो टारगेट सेट किया था वो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं भाई। तो बाकी कोर्स कंटेंट के लिए क्या करेंगे, आप अपने सर्च बॉक्स में लिखिए magnetbrains.com, आपके सामने कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाता है जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि यही है इंडिया नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपने कोर्स कंटेंट्स को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो, एनटीएससी, ओलंपियाड, नीट, आईआईटी, जेई, सीएआईबी, जेएआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, टैप कीजिए, आपका कोर्स कंटेंट मिलेगा। जैसे कि आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से आपने टैप किया, आपकी सभी क्लासेस ओपन हो गई, आप अपने क्लास को टैप करते हैं, आपके सभी सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं। जैसे ही सब्जेक्ट पे वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं, आपके सभी चैप्टर्स ओपन हो गए, जहां पर एक ही चैप्टर के फोल्डर के अंदर उस चैप्टर से रिलेटेड कंसेप्ट वीडियोस, वन शॉट रिवीजन, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाते हैं भाई। मतलब यहां पर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सब कुछ सिस्टमैटिक ऑर्डर में मिल जाता है आपको देखने को। आप इसको जैसे टैप करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरीके से आपका वीडियो प्ले हो जाता है, जिसको कहीं पर भी आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और सबसे अच्छी बात, नेक्स्ट वीडियो करके यहीं से आप अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं भाई। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।